अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। और अब हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तारिक साहब से बात करनी है। जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी तारिक साहब, मेरा क्वेश्चन है, ये जो रिसेंटली नया वीजा लॉन्च किया गया है, यूके हेल्थ एंड केयर वीजा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है और जो स्पॉन्सरशिप एम्प्लॉय की चाहिए उसको देने का क्या तरीका है, और क्या हम किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अप्रोच सकते हैं जो मेरे लिए ये अरेंज करा सके। और बस मेरा क्वेश्चन था, प्लीज अगर आप डिटेल में आंसर करते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है। देखिए, इसमें कोई सिर्फ उन्होंने ये कर दिया है कि जो पहले नॉर्मल टियर 2 था उसमें इस कैटेगरी को बाहर निकाल दिया है, हेल्थ एंड केयर वीज़ा, बिकॉज़ वो थोड़ा सा कोविड की वजह से ज़्यादा अटेंशन देना चाहते थे और इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको वो थोड़ा सा फर्दर माफ़ी देना चाह रहे थे IHS के अंदर। तो इस वजह से उन्होंने नॉर्मल टियर 2 के अंदर से ये कैटेगरी बाहर निकाल के इसको एक अलग नाम दे दिया है। बाकी सब कुछ वही सब कुछ अप्लाई होता है, यानी कि जो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है इस वीज़े के लिए कि आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर बात है कि ये हेल्थ एंड केयर वीज़ा उन कैटेगरीज़ के अंदर आता है जिसमें मोस्ट लाइकली आपको स्पॉन्सरशिप एक ऐसा स्पॉन्सर देगा जो या उनके केयर होम्स चल रहे हैं, या वो NHS से एसोसिएटेड हैं, या वो ख़ुद NHS के हॉस्पिटल हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें कॉम्पिटेंट पर्सन इमिग्रेशन एप्लीकेशन डालने के लिए आपको उस वक्त ज़रूरत होगी जब आप एज एन एप्लीकेंट या जो भी ओवरसीज से एप्लीकेंट आना चाहते हैं उनको पहले स्पॉन्सरशिप मिल जाए। अब उसका ज़ाहिर बात है कि उसका तरीका ये, क्योंकि मोस्ट जो लॉ फर्म्स होती हैं सर, वो ये रिक्रूटमेंट का काम नहीं करती। उनका काम होता है कि वो जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए और आपको असिस्टेंस चाहिए होम ऑफिस में एप्लीकेशन डालने के लिए, तो आप उनको इंगेज करते हैं। तो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेंट को खुद ढूंढनी पड़ती है। अब जारी बात है, उसका एक तरीका तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा NHS वेबसाइट्स के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं बड़ी विजिबली कि हमें टेक्नीशियन चाहिए, नर्सिस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, फ़लाँ चाहिए। तो वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो डायरेक्टली उन NHS वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करते हैं और ज़्यादातर ये NHS वाले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं और उनका इन हाउस भी लीगल सिस्टम होता है, एडवाइजर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। अगर ना भी हो, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो NHS डायरेक्ट करता है। फिर केयर होम्स के ऊपर आ जाते हैं। ज़्यादातर केयर होम्स अ पार्ट ऑफ अ कंसोर्टियम, उनकी भी वेबसाइट के ऊपर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इतने खुद क्वालिफाइड होते हैं कि वो इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके डायरेक्टली अप्लाई करते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। एक दफ़ा अगर उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, फिर डेफिनेटली अगर वो चाहें तो किसी भी लॉ फर्म या किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की खिदमत हासिल कर सकते हैं होम ऑफिस को एप्लीकेशन डालने के लिए। लेकिन जो स्पॉन्सरशिप है भाई, वो तो फिर भी एप्लीकेंट ने लेनी है। और मैं हमेशा एप्लीकेंट स्पेशली जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्टली जाएँ वेबसाइट्स के ऊपर और जाके आप अप्लाई करें इन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनसे आपका ताल्लुक़ बनता है। और क्योंकि ये सारे अपने वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं कि हमें अब इन लोगों की ज़रूरत है, और उसमें लिखा होता है कि हम इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को लेंगे, यानी उसमें लिखा होता है कि अगर कोई डोमेस्टिक अप्लाई कर रहा है तो क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब के लिए। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। हाँ जी तारक भाई। जी जी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, पूछें अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे पूछना था कि ये बायोमेट्रिक की डेट कब आएगी। मुझे 40 डे हो गए हैं अपने 7 ईयर रूट के ऊपर फाइल सबमिट किए हुए हैं ऑनलाइन। तो मुझे प्लीज़ ये बता देंगे आप बायोमेट्रिक की डेट कब तक आ जाएगी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। तो आप तकरीबन 6 to 7 वीक्स तक वेट करें और आई होप
कि होम ऑफिस उस वक्त तक आपको ईमेल कर दे, लेकिन अगर थोड़ा डिले भी हो जाता है तो बिल्कुल ना घबराएं, बिकॉज़ अगर आप लंदन में बेस हैं तो आपको शायद इतना अंदाज़ा नहीं कि बाकी मुल्क में कितने ख़राब हालात हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड जो पैंडेमिक चल रहा है। मतलब वेल्स बंद हुआ है, बर्मिंघम आधा बंद हुआ है, मैनचेस्टर बंद हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर ये होम ऑफिस के अदारे इन इलाकों में काम कर रहे होते हैं, उनके रिड्यूस स्टाफ है, तो सब्र के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोई घबराने की बात नहीं, अगर आपने एप्लीकेशन डाली हुई है सब्र से पेश काम लें और इंशाल्लाह ताला करीब आपको जवाब आ जाना चाहिए 7 to 8 वीक्स में। लेकिन अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है, जस्ट बी पेशेंट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सेल्स टैलेंट सीकर हाँ जी। ते मेरे 3 बच्चे ने ते अपना मैं अप्लाई करता सी फैमिली और बेस पे 5 मार्च में मेरा केस जमा हो मैंने लेटर वसूल हो गया सी होम ऑफिस की तरफ तो मैं डिसेबल भी हाँ ते मैं बाई डाक भेजा सी अपना केस ते 17 अगस्त ਨੂੰ मेरी मिसिस ਦਾ बायोमैट्रिक हो गया है, लेकिन साडा हाले तक किसी का नहीं और वेट कर रहे हैं उस बायोमैट्रिक का हाले तक कोई रिजल्ट भी नहीं आया। तो इस वक्त थोड़ा सा पूछ रहा आपको कितना टाइम लगेगा और की सूरत हाल। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि आपके बच्चों को 7 साल हो गए इस मुल्क में, आपका आर्ग्यूबल केस हो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीज़ा मिल जाए। जहाँ तक बात आती है कि वेट कितना करना पड़ता है, भाई आजकल कोविड की वजह से कोई भी नहीं बता सकता। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्र करें। इतना ज़्यादा आपने सब्र किया है इस मुल्क में, थोड़ा सा और कर लें, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से आजकल कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर आपसे पहले भी जिन्होंने कॉल किया था मैंने उनको भी ये बात बोली है। तो इंशाल्लाह ताला वन डे आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, लेकिन सब्र से काम लें प्लीज़। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। अच्छा, ये है कि स्पोर्ट्स का वीजा लगवाने के लिए अगर केयर अलाउंस की जॉब हो 70 पाउंड की, तो उसके साथ कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए अगर कोई और जॉब ना हो, और अगर कोई जॉब और मिल जाए तो कितने पैसे की जॉब होनी चाहिए? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जो केयर अलाउंस लोग लेते हैं उनको 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी पड़ती, उनको एडिक्वेट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो जो एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला होता है वो लगता है, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपको जॉब कितने की चाहिए या आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन उतनी है। यानी अब जारी बात है कि मेरे पास वो फिगर्स ऑन टॉप ऑफ माय हेड तो याद नहीं, लेकिन मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि अगर आप आते हैं मेरे पास, आप प्लीज़ इन फिगर्स को वो ना समझें कि मैं कोट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे सामने वो टेबल नहीं बना हुआ, मैं रफली बात कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं अच्छा तारिक भाई मुझे बताएं कि मैं एडिक्वेटली अपने आप को मेंटेन करता हूँ, जो मुझे पैसे मिल रहा नहीं, तो मैं पहले आपको ये बोलूँगा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन वीकली हिसाब से होती है, कि जी वीकली बताएं आपका रेंट कितना है। तो आप अगर बोलते हैं कि जी 200 पाउंड मेरा वीकली रेंट है, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा जो इनकम सपोर्ट अलाउंस है गवर्नमेंट का, मैरिड कपल को मिलता है, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि वो 130 पाउंड है पर वीक। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, प्लीज़ उसको ये ना समझें कि ये फिगर है। तो 200 में 130 पाउंड ऐड कर लें तो तकरीबन 330 पाउंड बन जाते हैं। अगर आपके पास बच्चा है तो पर बच्चा 66 पाउंड या 67 पाउंड पर वीक ऐड होता है, और फैमिली अलाउंस 18 पाउंड पर वीक ऐड होता है। तो अगर मैं मोटा मोटा भी करता हूँ तो तकरीबन, अगर बच्चे नहीं हैं आपके और फैमिली अलाउंस सिर्फ 18 करता हूँ, तो से मैं कहता हूँ कि जी आपका जो फिगर बनता है, क्योंकि 200 पाउंड आपका रेंट था पर वीक, 330 प्लस 18 पाउंड या 20 पाउंड का लेते हैं, 350 बन जाता है वीक, जो ये फिगर कैलकुलेशन है। तो जो आपको केयर अलाउंस मिल रहा है या जो बेनिफिट मिल रहे हैं या जो आपकी जॉब से आपको और पैसे मिल रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब है, वो पर वीक के हिसाब से 350 पाउंड होनी चाहिए। तो अगर आपका ये वाले कॉलम पे जो आपकी इनकम है वो पर वीक 350 पाउंड बन रही है, तो उसको कहते हैं कि आप एडिक्वेट अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि मैं खुद जब किसी की कैलकुलेशन करता हूँ रेंट की, और वो फिगर हमें इनकम सपोर्ट का और फैमिली अलाउंस का टेबल से निकालना पड़ता है,
जो गवर्नमेंट का टेबल होता है तो हमें फिगर मिल जाता है फॉर एग्जांपल 320 पाउंड, लेकिन जो बंदा बेनिफिट ले रहा है, जो कमा रहा है, वो 320 से कम होता है तो हम कहते हैं नहीं जी वो एडिक्वेट मेंटेनेंस नहीं है, थोड़े से अपने आवर वर्किंग बढ़ा लें, थोड़ी अपनी सैलरी बढ़ा लें, जो पार्ट टाइम काम करें तो उस फिगर से ऊपर आ जाएं। तो कहने का मतलब है कि उसके लिए बेहतर है कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता करें ताकि वो 5 मिनट आपके साथ लगा के ये फिगर्स आपसे डिस्कस करके उसी वक्त कैलकुलेट करके 5 मिनट में आपको बता देंगे टेलीफोन पे ही, कॉम्पिटेंट पर्सन अलबत्ता, कि एडिक्वेट मेंटेनेंस आपकी है या नहीं। तो कभी कभी जो आपकी पार्ट टाइम इनकम होती है वो एडिक्वेट मेंटेनेंस से कम होती है तो थोड़ा आपको फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है, और कभी कभी इनफ होती है। मैंने यहाँ तक केसेस रिफ्यूज़ल देखे हैं कि 5 पाउंड से कम थी, तो बंदा कहता है जी उतना तो मैं आराम से कमा सकता था एक्स्ट्रा, तुमको इस बात का पता नहीं होता। तो वो फॉर्मूला होता है एडिक्वेट मेंटेनेंस का। अब जारी बात है कि अगर उसके अंदर कोई डेफिसिट है तो वो पहले डेफिसिट कैलकुलेट करना पड़ता है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि आपको 33 मंथ का फॉर एग्जांपल स्पाउस में इनिशियली वीज़ा मिलता है। तो फिर अगर वो जो डेफिसिट है वो 33 मंथ का वीज़ा आपको मिलता है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 33 से करके बंदा कह सकता है कि जी जो कम हुए हैं पैसे, इतना मेरे पास सेविंग में पड़ा हुआ है और मैं वहाँ से पूरा कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर स्टेप्स करके आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद आप बंदे को बता सकते हैं कि जी इतनी सेविंग दरकार है। बिकॉज आपकी इनकम, जिस तरह अगर कोई कहता है कि जी 10 पाउंड का मेरा डिफरेंस है, आपको पता है आपके स्पाउस को वीज़ा मिलना है 33 मंथ्स का, 10 पाउंड से उसको मल्टीप्लाई करें पर वीक के हिसाब से, तो आपकी जो फिगर आएगा उतनी आपके पास सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो डेफिसिट को कवर करना है। तो इस तरह की कैलकुलेशन होती है। तो मेरे ख्याल से बेहतर है अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता करें, वो आपको आपके माली हालात पूछ के वो टेबल से फिगर निकाल के 10-5 मिनट में बता देगा जी इतनी आपकी वीकली इनकम की ज़रूरत है। जब आपकी इनकम उससे कम हुई, 2 मिनट में मल्टीप्लाई बाय 33 करके इंटू पर वीक्स करके मंथ्स इंटू 12 करके बता देंगे, सॉरी इंटू 4 करके, क्योंकि 4 वीक्स होते हैं एक मंथ में, कि जी इतना आपको सेविंग की ज़रूरत है। तो ये फॉर्मूले होते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आई होप मैंने इसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना दी, क्योंकि मेरे तो सामने सारे फॉर्मूले चल रहे हैं तो मैंने कोशिश की कि सिंपल तरीके से बताऊँ। तो आई होप आप कंफ्यूज ना हुए हों। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर, अपना सवाल पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल है कि मैं इटली से बात कर रहा हूँ। जी, तो मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अकील है। तो मैंने वीज़ा अप्लाई करना है 6 मंथ का, तो मुझे इंग्लैंड के लिए क्या करना पड़ेगा? उधर कोई जानने वाले नहीं है, ना ही मेरी कोई फैमिली, लेकिन मैं इटली में हूँ 10 साल से। ओके, थैंक तो यू। मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें थोड़ी सी आपकी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ कि आप इटालियन नेशनल नहीं, वरना आपको पता होता फ्री मूवमेंट के तहत आप वैसे आ सकते हैं। तो वो जो होता है ना कि कोई जानने वाला आपको इंग्लैंड में चाहिए, ये उस ज़माने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब वो राइट ऑफ अपील देते थे, क्योंकि कानून ये हो गया कि जी अगर राइट ऑफ अपील में आपको बुलाने वाले आपके फैमिली मेम्बर हैं तो आपको राइट ऑफ अपील मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो लोग ढूंढ के ढूंढते थे फैमिली मेम्बर, ताकि राइट ऑफ अपील मिले कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो कोर्ट में जाके लग जाता था। अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, तो कोई यहाँ किसी की जानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन जाके कोई भी, अगर आप लंदन आ रहे हैं, कोई भी मैं होटल का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी छोटा मोटा होटल में अपनी बुकिंग करा लें। अगर आप बर्मिंघम जा रहे हैं, मैनचेस्टर जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आपके बजट के कोई भी होटल में बुकिंग करवा लें और उसी तरीके से ऑनलाइन जाके होम ऑफिस की वेबसाइट पे अपना वीज़ा अप्लाई कर लें। तो इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको कि यहाँ से कोई आपको स्पॉन्सर करे, बिकॉज़ ये उस ज़माने में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी जब अगर कोई रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर करता था तो आपको राइट ऑफ अपील मिलती थी। लेकिन अब वो कोई कानून नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा हो। अगर आपकी वजह जेन्युइन है यहाँ आने की और आपने आगे अकोमोडेशन अरेंज की हुई है, दैट इज़ गुड इनफ, और आप फिर अप्लाई करें अपने विज़िट वीज़े को। अब मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं 2 बातें आपको अर्ज़ करूँगा। एक ये कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें जब आप टेलीफोन पे वेट कर रहे होते हैं, बिकॉज़ आई नो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा लंबा जवाब देता हूँ, लेकिन वो मेरी एक आदत है, चेंज नहीं हो सकती। तो फ़ोन पे जब आप वेट कर रहे होते हैं, दूसरी बात कि टीवी का वॉल्यूम बेशक सुने टीवी पे, लेकिन फिर जैसे ही आपकी बारी आए टीवी
को सर यहाँ कान पे भी ध्यान दें, बिकॉज वो थोड़ा सा गैप होता है टीवी और कान लाइव के अंदर जब आप कान पे लगाया होता है। तो फिर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और फिर जवाब टीवी पे सुन लें। अब ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैं आप सारों से कहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। और अब हम ब्रेक पे जाएंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद वापस आके आई विल आंसर सम मोर क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछ लें। हेलो मेरी फ्रेंड है। हेलो हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ जी, मेरी एक फ्रेंड है, तो वो उसके पास वीजा नहीं है, तो अपने पार्टनर के साथ रहती ना, उसमें अपने पार्टनर के साथ रहती है। उसका पार्टनर कौंसिल के घर में रहता है और पेंशन लेता है। तो अगर वो अपने पार्टनर डालना चाहती है तो क्या स्ट्रॉन्ग होगा और होम ऑफिस वाले वीजा देंगे? क्या हो सकता है? ओके, थैंक यू सो मच। आपकी सॉरी, हाँ जी, और कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? नहीं बस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपके सवाल का। देखें, पहली बात तो ये है कि पूरा केस समझे हुए और तकरीबन 15-20 सवाल करने से पहले तो कोई भी नहीं बता सकता कि उनके केस में मेरिट है या नहीं है। तो ये तो पहला है। लेकिन मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देना चाहता हूँ कि, और आई थिंक सारों के लिए, बिकॉज उन सारों के केस इस चीज़ में आते हैं और एक चीज़ सारे लोग बड़ी गलती करते हैं और मैं बड़ा शॉक होता हूँ उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से अच्छा सवाल था उस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला स्टेप तो ये है कि अंडरस्टूड है कि वो ओवरस्टेयर हैं, तो वो तो चलो हमें पता है। पहला स्टेप है कि वो पार्टनर हैं या नहीं हैं, बिकॉज कानूनी तौर पे पार्टनर दो तरीके से कंसिडर होते हैं। या तो उन्होंने शादी की हो, यानी कि ग्रीन सर्टिफिकेट उनके पास हो, या चर्च में जाके शादी की हो, बट ज़्यादातर लोग वो ग्रीन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, या वो 2 साल से इकट्ठे रह रहे हों। तो अगर पहली शर्त पूरी हो जाती है कि वो पार्टनर है, क्योंकि या उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, निकाह नामा वो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते होम ऑफिस वाले, या अगर आपने गुरुद्वारे में शादी की हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन सर्टिफिकेट हो रजिस्ट्रार ऑफिस से, या आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हो, तो पहले तो हम इस व्यू को लेते हैं कि चलो ठीक है जी, ये पार्टनर है, क्योंकि 2 साल से या इकट्ठे रह रहे हैं या हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट है। फिर आ जाते हैं अगले स्टेप में क्वालिफाई करने के लिए। इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ओवरस्टेयर हैं, रिलेशनशिप कंफर्म होगी, इमिग्रेशन स्टेटस इनका प्रिकेरियस है, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करे, 18,600 मीट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 में से एक शर्त आपने पूरी फिर करनी है। या आपकी रिलेशनशिप में कोई बच्चा है, और बच्चे का मतलब होता है अंडर 18। मुझे अक्सर लोग आके कहते हैं जी हाँ बच्चा है और जी 22 ईयर ओल्ड है। नहीं जी, वो अंडर 18 की बात हो रही है। तो अगर कोई बच्चा है, चाहे जो एप्लीकेंट है उसका बच्चा ना हो, द एप्लीकेंट इज़ द स्टेप फादर और द स्टेप मदर, लेकिन एज लॉन्ग एज एप्लीकेंट की पेरेंटल रिलेशनशिप है उस बच्चे के साथ, तो वो फिर अप्लाई कर सकते हैं बच्चे की बेस पे। और ये भी मैं बता दूं कि अगर आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप है और आप उनके स्टेप चाइल्ड को देख रहे हैं, तो बेशक 2 साल से आपकी रिलेशनशिप ना हो, आप फिर भी सिर्फ बच्चे की बेस पे डाल सकते हैं कि जी मेरी बच्चे से पेरेंटल रिलेशनशिप है, क्योंकि पेरेंटल रिलेशनशिप पे 2 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम आपकी फ्रेंड पे वापस आ जाते हैं। तो अगर बच्चा रिलेशनशिप में है तो केस थोड़ा आर्ग्यूबल बन जाता है, डिपेंडिंग के बच्चा इज़ अ क्वालिफाइड चाइल्ड। क्वालिफाइड चाइल्ड वो होते हैं जो ब्रिटिश हों या जिन बच्चों को इधर 7 साल हो गए हों रहते हुए। कुछ लोग कहते हैं जी इनडेफिनेट है बच्चे के पास, वो क्वालिफाइड चाइल्ड नहीं होता। सिर्फ 2 तरह के चाइल्ड क्वालिफाइड होते हैं इमिग्रेशन रूल के अंदर, या वो बच्चा ब्रिटिश हो या वो 7 साल से इस मुल्क में रह रहा हो। फिर आ जाते हैं हम कि अगर बच्चा इस रिलेशनशिप में नहीं है, और यहाँ लोग बहुत गलती करते हैं कि फिर आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि दे आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, कि आपकी फैमिली लाइफ अपनी होम कंट्री में नहीं हो सकती। और यहाँ लोग मैंने देखे हैं, बहुत लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं, बिकॉज लोगों को ये नहीं पता होता कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल क्या हैं। और इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल सिर्फ आपसे बातचीत करके पता चल सकता है कि कोई कॉम्पिटेंट पर्सन आपसे बात करेगा आपके फ्रेंड के बारे में, उनके पार्टनर के बारे में, और फिर वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं या नहीं। बच्चे वाले केस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगर लोगों की तैयारी अच्छी भी नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, क्योंकि बच्चा बीच में वो होम ऑफिस वैसे ही कंसीड कर लेता है, लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस, इनफैक्ट आज सुबह भी किसी से बात हो रही थी,
जो केसेस इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल के लोग जीत सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से हारते हैं होम ऑफिस के आगे और फिर कोर्ट में कि उनका केस प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होता। तो मैं ये नहीं कहता कि हर केस में इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल होते हैं। कई मैंने भी केस देखे हैं, उनको बताया कि नहीं जी आपका इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल नहीं बनता। लोग कहते हैं जी ये हाँ जी आप जो मसले बता रहे हैं बिल्कुल सही है आपकी नज़र में, लेकिन कानून की नज़र में वो मसले इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल नहीं कहलाते। और कुछ के इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल होते हैं, लेकिन वो इस वजह से कोर्ट में हार जाते हैं कि उनका केस अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुआ होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी फ्रेंड है वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आराम से बात करें, तो वो फिर इन सारे स्टेप्स के साथ उनको समझाएंगे कि उनका केस कितना मजबूत है और वो क्या कर सकती हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर। हेलो जी, इफ्तिखार बोलो बर्मिंघम से। जी इफ्तिखार भाई। जी मेरा केस था एसाइलम का 2006 का जी। जी तो रिफ्यूज हो गया था, फिर मैं कोर्ट गया, वो भी रिफ्यूज हो गया। फिर इन्होंने लीगेसी में ऐलान जो किया 2010-11 में, तो उसमें भी मैंने केस जमा किया। फिर सिर्फ 2 लेटर आए थे कि आपका केस हमने उसी सेक्शन को भेज दिया। उसके बाद कोई आता पता नहीं है। मैं अपने सॉलिसिटर के पास कई दफा गया, मगर वो बोलते कि मैं ईमेल करता हूँ, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने केस ही छोड़ दिया। तो मेरा इसके बाद कोई कुछ हो सकता है कि अभी मैं केस रिन्यू करूँ या नया केस डाल दूँ? और आपकी कोई फैमिली भी है या आप अकेले हैं? मैं अकेला हूँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। देखें, पहली तो इम्पॉर्टेंट बात है कि क्योंकि आपको क्लियरली नहीं पता कि आपके केस के साथ क्या हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट निकलवाएं, ताकि ये पता चले कि होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स में आपके केसेस के साथ क्या होता रहा है। अगर आपका केस कुछ भी नहीं है इस वक्त और आप सिंगल पर्सन हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है आपका केस जो बहुत स्ट्रॉन्ग या समझें बहुत अच्छा उस वक्त बनता है जब आपको इस मुल्क में 20 साल पूरे हो जाएं। बिकॉज जो ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन प्राइवेट लाइफ की 20 साल पे डलती है, उसमें उनकी सिर्फ ये शर्त है कि बस 20 साल आप इस मुल्क में कंटिन्यूसली रह रहे हों और कोई शर्त नहीं है। तो अक्सर लोग उस पर क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग मुझे फ़ोन करके भी कहते हैं कि तारिक भाई एक और वीज़ा भी आप भूल जाते हैं कि 20 साल से जो कम भी इस मुल्क में रह रहे हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन उस वीज़े की कंडीशन बहुत सख्त है। उस वीज़े की ये कंडीशन है कि सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल हैं आपको अपनी लाइफ के अंदर बैक होम जाने में, और वो जो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का थ्रेशहोल्ड है वो काफ़ी हाई है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे तो वो आपको बड़ी जल्दी आपके हालात और किस कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ के बता देंगे कि अगर आप 16 साल इस मुल्क में या 14 साल इस मुल्क में आपका वीज़ा डल सकता है, वीज़ा मिल सकता है या नहीं। बिकॉज एक बात मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, प्लीज़ इसको बांध लें अपने, एप्लीकेशन हर कोई डाल सकता है। तो पहले इस बात को क्लियर कर लें, एप्लीकेशन हर कोई डाल सकता है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैं इतना पैसा लगा के अगर एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, वीज़ा मिलने के मेरे चांसेस क्या हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगेन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, लेकिन आई बी वेरी सरप्राइज्ड कि ऑफ कोर्स मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि अभी आपके पर्सनल हालात पूछे नहीं है, लेकिन बस इतना बार बार कहूँगा कि जो 20 ईयर्स से कम जिनका पीरियड होता है, उसका जो कानूनी तौर पे थ्रेशहोल्ड है सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का, वो बहुत हाई है कि आपको प्रूव करना है कि आप क्यों अपनी होम कंट्री में जाके नहीं रह सकते। आपकी प्राइवेट लाइफ इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो उसका थ्रेशहोल्ड काफ़ी हाई है। तो प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके मशवरा कीजिएगा, वरना ये ना हो कि आपके पैसे ज़ाया हों। बिकॉज अब फ़ीस भी बढ़ गई है और काफ़ी महंगी अब फ़ीस होगी होम ऑफिस की, अनलेस ऑफ कोर्स आप फ़ी वेवर अप्लाई करें। और आपके केस पे क्योंकि आपने पहले असाइलम किया हुआ है, आप तो फ्रेश क्लेम के थ्रू भी केस डाल सकते हैं जिसमें होम ऑफिस की फ़ीस कुछ भी नहीं होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी या आप इमिग्रेशन लॉ विद इस वक्त लाइव चल रहा है, वहाँ से बात कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें ना 2018 में 2.5 साल का वीजा मिला था। यस मैम। अभी दिसंबर में, एंड ऑफ दिसंबर हमारा जो रीन्यू होना है वीजा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पूरी फैमिली की फीस नहीं है, पूरी अमाउंट नहीं है हमारे पास। तो इसमें कुछ होम ऑफिस के अगर हम एप्लीकेशन डालें तो कुछ मिलेगी या कोई इंस्टॉलमेंट बन जाए या कुछ ऐसा कोई है कोई रास्ता? थैंक यू सो मच। बिकॉज कोरोना
कारोबार ही नहीं था, कोरोना की वजह से पैसे नहीं जोड़ सके हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो आपकी रकम नहीं है हमारे पास। ऑलराइट, थैंक यू मैम। सॉरी मैम, मैं बीच में कतकलामी कर ली। देखें, अगर आप मेरा एक वीडियो भी देखें, मैं लोगों से इंसिस्ट कर रहा हूँ, कोरोना की वजह से बहुत लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली 27 के बाद तो फ़ीस और भी बढ़ गई है। अब ऑलमोस्ट 500 एंड समथिंग पाउंड IHS बढ़ गया है पर एप्लीकेंट, तो काफ़ी रकम बन जाती है। तो अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो प्लीज़ फ़ी वेवर डालें। अगर आपको ख़ुद फ़ी वेवर डालना नहीं आता तो आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता कर सकते हैं और वो आपके बिहाफ एक छोटी सी लीगल फ़ी लेके फ़ी वेवर डाल देंगे, वरना आप ख़ुद डालें अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर मैं तो नहीं कहता आपको हर हाल में फ़ी वेवर मिलेगा, बिकॉज डिपेंड करता है आपके बैंक में कितने पैसे आ जा रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर। लेकिन प्लीज़ अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं हैं एप्लीकेशन के तो कोई ममानत नहीं है, आप ज़रूर फ़ी वेवर डालें। होम ऑफिस से बोलें कि आजकल कोविड की वजह से हमारे हालात काफ़ी टाइट हुए हैं और इस वजह से हम फ़ी वेवर मांग रहे हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई हम फ़ी वेवर इसलिए नहीं मांग रहे, होम ऑफिस 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगता है और पिछले महीने तक तो हमारे पास बहुत कैश आ रहा था। नो प्रॉब्लम, अगर वो कैश यूज़अप हो गया है तो आप होम ऑफिस को कह सकते हैं कि आप कोविड की वजह से हमें नज़र आ रहा है हमारी इनकम अगले महीने कुछ नहीं है, तो हम कहाँ से पे करेंगे। पहले आ रही थी, हम सोच रहे थे हम पे कर देंगे, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ना घबराएं और फ़ी वेवर लाजमी अप्लाई करें अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। और अगर वो नहीं देते फिर मैम अनफॉर्चुनेटली आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। क्यों? कोई इंस्टॉलमेंट का उनका सिलसिला नहीं है। बिकॉज जब आप ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन डालते हैं, अगर फ़ी वेवर का आपके पास कोड नहीं है मैम, तो वो एप्लीकेशन जमा ही नहीं होगी, तो वो कोई इंस्टॉलमेंट का भी सिस्टम नहीं है। तो यू विल हैव टू अनफॉर्चुनेटली पे द होल फ़ी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद। तारिक भाई, आपसे सवाल के 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि मैं 5 ईयर स्पाउस वीज़ा रूट पे हूँ, तो मेरा जो स्पाउस वीज़ा है वो जनवरी 21 को 2021 में 5 साल पूरे हो जाएंगे और मई को वो कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो आपसे पूछना है कि मैं ILR के लिए अप्लाई करूँगा तो 28 डेज 5 साल पूरे होने से पहले अप्लाई करूँ कि कार्ड ख़त्म होने से पहले। और दूसरा सवाल ये है कि कोविड-19 की वजह से घर में काम कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो अगर मैं गवर्नमेंट से टैक्स क्लेम बैक करूँ फॉर होम वर्किंग टू क्लेम द एक्सपेंसेस, तो क्या वो मेरी एप्लीकेशन में फ़र्क करेगा कि पब्लिक फंड्स में आती है वो कैटेगरी में आती है कि नहीं? तो ये 2 सवाल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। पहले तो मैं अक्सर लोगों को बोल दूं कि मेजॉरिटी लोगों के साथ ये होता है कि उनके 5 साल पहले स्पाउस वीज़े की अलबत्ता बात कर रहा हूँ कि उनके 5 साल पहले ख़त्म हो जाते हैं, मीनिंग 60 मंथ्स उस वीज़े के ऊपर इस कंट्री के अंदर, और उनका जो कार्ड होता है वो आगे तक होता है। वन ऑफ द रीज़न इसलिए भी है कि जो इनिशियल आपको एंट्री क्लियरेंस मिलती है वो 2.5 साल की नहीं मिलती, वो 33 मंथ्स की मिलती है। और आप जब एक्सटेंशन लेते हैं वो 2.5 साल की होती है, तो उन दोनों पीरियड्स को मिला के 60 मंथ से आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सेटलमेंट अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं जब आपको 60 मंथ्स हो जाएं इस वीज़े के ऊपर, बेशक कार्ड आगे तक हो आपका। और 28 डेज़ जो लास्ट होते हैं वो आपका ग्रेस पीरियड है। तो बिल्कुल अगर आपके से फॉर एग्ज़ाम्पल 30 जनवरी को 5 साल पूरे होने लगे हैं, बेशक वीज़ा आपका मई तक हो, लेकिन अगर 5 साल उस वीज़े पे पूरे हो रहे हैं 30 जनवरी को, तो आप 2 जनवरी के बाद एनी टाइम एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो आखिरी 28 डेज़ हैं वो ग्रेस पीरियड है। कोविड की वजह से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो होम ऑफिस की इस वक्त कंसेशनल पॉलिसी है कि हम कोविड वाले टाइम को एक्सक्लूड करके पुराने वाले टाइम से आपकी इनकम डिटेल्स को कंसिडर कर लेंगे। तो कहने का मतलब अभी तो आपकी एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम है, तो जब वक्त आएगा तो उस वक्त आप देखेंगे कि आप क्लेम कर रहे हैं 1 ईयर की बेस पे अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या 6 महीने की बेस पे अगर एम्प्लॉयड हैं, और अगर उस पीरियड में कोई कोविड रिलेटेड आती है पे जिसकी वजह से आपकी कोविड की वजह से कम हुई है या आपने कोई क्लेम बैक किया है, तो कोई घबराने की बात नहीं। जो कंसेशन है होम ऑफिस की वो ये है कि आप उस पीरियड को हटा के उससे पहले वाले पीरियड को हम कंसिडर कर लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप उस बात पे ना घबराएं, बिकॉज इस वक्त काफ़ी लोग प्रॉब्लम है कोविड की वजह से, स्पेशली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होम ऑफिस ने कंसेशन की है और मेरे ख्याल से कंसेशन बहुत कम है, इनको और भी ज़्यादा कंसेशन करनी चाहिए जो शायद होम ऑफिस वाले कंसिडर करें, क्योंकि मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी कंसेशंस दिए हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की वो बहुत कम कंसेशंस हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का भाई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर? जी अपना सवाल पूछ लें। मेरा नाम स्वाति है और हम लोग स्टेटलेस वीजा पे, स्टेटलेस चाइल्ड पे 10 ईयर पेरेंट्स रूट के वीजा पर हैं, ठीक है जो जनवरी में हमारा फिनिश होने वाला है। जी। तो मुझे ये जानना है कि वो वीजा हम स्विच कर सकते हैं या हमको 10 ईयर रूट पे ही रहना पड़ता है? और 10 ईयर रूट पे रहना है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी इनकम चाहिए हमको शो करने के लिए? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम है। वी गोना गो ऑन अ ब्रेक पे आके मैं सबसे पहले आपका जवाब दूंगा, फिर आई एम गोना टेक सम मोर कॉल्स। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर द वीडियोस ताकि दूसरे लोगों को भी आई होप फ़ायदा हो जिस तरह के आप सवाल पूछते हैं इंटरेस्टिंग। अब हम ब्रेक पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ब्रेक पे वापस आके मैं पहले इनका जवाब दूंगा एंड देन वी विल टेक सम मोर कॉल्स अपने आखिरी सेशन के अंदर। तो सी यू आफ्टर। बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी हमें स्टेटलेस हमारे बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिला रजिस्ट्रेशन के थ्रू और अब हम 10 ईयर रूट के ऊपर हैं। तो पहला सवाल था कि क्या वो स्विच कर सकते हैं 5 ईयर रूट पे। द आंसर इज़ येस, सब्जेक्ट टू क्या 5 ईयर रूट की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें जो पेरेंट रूट होता है उस पर हम अभी आते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जब आप 10 ईयर रूट से 5 ईयर पे जाते हैं तो आपका पीरियड 0 से शुरू होता है। यानी कि अगर आपने 2.5 साल पेरेंट रूट 10 ईयर रूट पे लगाएं और आप फिर एक्सटेंशन के वक्त उनसे स्विचिंग की रिक्वेस्ट करते हैं और आप क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी मीट करें और वो आपको स्विच कर देते हैं तो पहले 2.5 साल आपके काउंट नहीं होंगे। 0 से फिर 5 साल पूरे आपको करने पड़ेंगे एंड ऑफ कोर्स 7.5 साल बाद आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते अगर उस तरीके से देखा जाए। जहाँ तक बात आती है, आपने सवाल किया कि तारिक भाई इनकम, अगर आप 10 ईयर रूट पे रहते हैं तो इनकम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर आप 5 ईयर रूट के ऊपर बच्चे के जाते हैं एज अ पेरेंट, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, तो उसकी शर्त ये कि एक तो इंग्लिश टेस्ट आपको पास करना है एंड आपके पास एडिक्वेट मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो एडिक्वेट मेंटेनेंस का एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको पूरा करना होता है। अगर आप शो शुरू में देख रहे थे तो किसी ने कॉल भी की थी तो मैंने उनको एडिक्वेट मेंटेनेंस किस तरह कैलकुलेट की जाती है मैंने उनको बताया था। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता करेंगे तो वो आपके माली हालात पूछ के और कितने आपके फैमिली में लोग हैं, आपका रेंट कितना है, तो वो आपको 5-10 मिनट में बता देंगे कि एडिक्वेट मेंटेनेंस आपकी है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। जहाँ तक बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, किसी और ने भी मुझसे बहुत पहले सवाल किया था तो मैंने उनको ये बोला कि बिल्कुल ना घबराएं। एप्लीकेशन जब आप भरेंगे, अगर ख़ुद भी भर रहे हैं, एंड में होम ऑफिस एक चेकलिस्ट इशू करके दे देता है। उस चेकलिस्ट के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो वो चेकलिस्ट क्या निकलती है इस बेस्ड ऑन क्या फॉर्म में क्या क्या भर रहे हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप किसी बंदे से लीगल रिप्रेजेंटेटिव से फॉर्म भरवाएंगे तो वो आपको हेल्प कर देंगे, वरना अगर आप खुद भर रहे हैं तो वो चेकलिस्ट निकलेगी और वो डॉक्यूमेंट आपने देने, और कोई इतनी मुश्किल चेकलिस्ट नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई। गाइड साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जी 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 गाइड साहब, मेरा क्वेश्चन था आपसे। पहले नंबर पर देख रहा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच भाई। 2.5 पाउंड मार्केटिंग के आपके पक्के हो गए। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि मेरी बात जो है ना वो सेटलमेंट पे आर्टिकल 10 में उन्हें करा दी। सॉरी मैं आपकी आवाज़ नहीं समझा। क्या कहा आपने अभी? सॉरी कह रहा हूँ मेरी वालदा को माल्टा से आर्टिकल 10 पे कार्ड मिला था। जी ठीक है। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी जी, उन्हें आर्टिकल 10 पे वो आई थी यहाँ पे फरवरी 2019 में। अभी तक उन्होंने ईयू सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई नहीं किया और मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। मेरी वजह से उनको आर्टिकल 10 कार्ड मिला था माल्टा में। तो हमारी जो इकट्ठी रेजिडेंस है माल्टा में वो तकरीबन 3 मंथ्स की है सिर्फ। उसके बाद हम यूके रहे हैं आगे। तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या हम लोग ईयू सेटलमेंट स्कीम में क्वालिफाई कर देंगे? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। सो बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उनको
आप क्योंकि ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे यूके में, तो उसकी माल्टा में, तो उसकी बेसिस पे उनको फैमिली रेजिडेंट कार्ड मिला है और उसके बाद वो इधर आ गए और अब आप उनका रेजिडेंट कार्ड लेना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है केस वर्कर पे। अगर वो आपसे ज़्यादा सवाल जो आप पूछेगा, बिकॉज जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें ये देखना होता है और वो पूछते भी हैं, जो क्योंकि सारी बात है ये फॉर्म आप मंगवाएंगे थ्रू टेलीफोन कॉल, बिकॉज ऑनलाइन जाके ये एप्लीकेशन नहीं भरी जाती, आपको उनके टेलीफोन नंबर पे कॉल करना पड़ता है, जो यू सेटलमेंट स्कीम का टेलीफोन नंबर है, और आपको उनको बोलना पड़ता है कि जी मेरी मदर इस वीज़े पे आई हैं तो मुझे रेलिवेंट एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए। तो वो फिर आपको सुरेंद्र सिंह रूट के तहत रेलिवेंट जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो भिजवा देते हैं और उस फॉर्म के अंदर उन्होंने सारे सवाल पूछे होते हैं। तो मैं तो उसके लिए आपसे काफ़ी और भी सवाल पूछने पड़ेंगे कि, और वो ये शो का फॉर्मेट नहीं है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे, वो आपका जब फॉर्म भर रहे होंगे या आप खुद भी फॉर्म भरेंगे, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फॉर्म के अंदर मांगे हैं आपने वो प्रोवाइड करने हैं, और फिर जब वो उसको असेस करेंगे तो केस वर्कर विल कम बैक टू यू अगर उनको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। तो काफ़ी और सवाल जाने बगैर आई कैन नॉट टर्न अराउंड एंड से कि नहीं जी हर हाल में आपकी मदर को वीज़ा मिल जाएगा, बिकॉज आई डू नॉट नो आपने कितना टाइम जब उधर गुजारा है, तो उस टाइम के दौरान आप क्या क्या एक्टिविटीज़ थी आपकी उधर, और फिर आप वापस क्यों आए एकदम, बिकॉज सारी बात है दे आर बिट कंसर्न कि कहीं आपने ये सारा प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा तो नहीं किया, तो वो आपको उनको जस्टिफाई करना होता है। तो यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने कहा कि ज़्यादा सवाल पूछे बगैर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन कि आपकी वो क्या करेंगे एप्लीकेशन के साथ, बट दैट इज़ द प्रोसेस कि वो आप टेलीफोन करके फॉर्म मंगवाते हैं, देन यू फिल इट, फिर केस वर्कर के ऊपर है कि वो आपसे और क्या क्या सवाल पूछता है। मे बी वो मुड़ के कुछ भी ना पूछें और वीज़ा इशू करके देते हैं। थैंक यू सो मच आपके सवाल का एंड कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच। तारिक भाई आंसर मुझे प्लीज फ़ोन पे देना क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है। ओके। तो ये मेरा कज़न का क्वेश्चन था, क्योंकि वो काम पे था तो मैंने कहा चलो मैं आपका ये फ़ोन कर दूंगा तारिक भाई से। तो तारिक भाई बात ऐसी है कि मेरे कज़न ने शादी की थी यूरोपियन के साथ, तो उसको 5 साल का कार्ड मिला था और कार्ड के बाद अभी उसको 4 साल हो गए थे शादी किए कि वो, तो अभी उसका ब्रेकअप हो गया, तो उसकी वाइफ ने डिवोर्स पिटिशन डाल दिया था। तो अभी 3 साल और 8 मंथ हो गए हैं उसकी शादी को, और अभी उनने सर्टिफिकेट के लिए किया है। तो सर्टिफिकेट के बाद वो फाइल लगाएगा, तो उसकी जब फाइल लगाएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वाइफ ने जब पिटिशन डाली थी डिवोर्स पेपर की तो तब वो काम कर रही थी, अभी भी कर रही है। उसका जो फिनिश हो काम वो एंड ऑफ अक्टूबर में हो रहा है। तो सर्टिफिकेट जो आएगा वो नवंबर की 2 वीक बोला सोलिसिटर ने कि 2 से 2.5 वीक लगेंगे सर्टिफिकेट आने में। तो कोई मसला तो नहीं होगा, कोई मतलब ये फाइल कल को लगाएगा तो बिहाफ ऑफ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें मैं ये तो नहीं बता सकता कि कोई मसला होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस की नॉर्मली एप्लीकेशन डलती है, क्योंकि रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस में EU लॉ के अंडर रेगुलेशन के अंदर ये बोला जाता है कि आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं और 3 साल में से 1 साल आप UK के अंदर रहे हों। तो लोगों को पहला तो मसला ये होता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेशन में डालने के लिए, बिकॉज वो कहते हैं जी बीवी से हमारे ताल्लुकात इस तरीके से छुटे हैं कि उन्होंने ना हमें कोई वर्क के डॉक्यूमेंट दिए या कुछ दिया है, तो हमारे पास वो नहीं है। तो उसमें अच्छी बात यह है कि रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस में होम ऑफिस की एक पॉलिसी है, छुपी हुई थोड़ी सी पॉलिसी है, कि वो ये बोलती है कि हमें पता है कि शायद आप हमें पासपोर्ट ID अपने स्पॉन्सर का जो फॉर्मल एक्स स्पॉन्सर होगा, बिकॉज डिवोर्स हो गई है, एंड वर्क के कागजात हमें नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि अब आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं, हमें बता दें, हम खुद चेक कर लेंगे। तो ज़रूर जब आप अप्लाई करते हैं उस पॉलिसी का सहारा लें, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। पहली बात तो ये होगी। सेकेंड बात होगी कि एक बात का ख्याल रखें कि जब आप डिवोर्स अप्लाई करते हैं या जब आप रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस अप्लाई करते हैं, तो आपने ये बताना होता है कि किस डेट से आपकी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गई है। तो आपकी स्पाउस, आपकी फॉर्मल स्पॉन्सर को उस डेट तक काम करना है, ना कि डिवोर्स सर्टिफिकेट जब इशू होता है। तो वो डेट जो आपने लिखी है अपनी रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेशन में कि इस डेट से हमारी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गई है, क्योंकि उस रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन होने के बाद में डिवोर्स होती है। तो जो बाद की डेट है डिवोर्स की, वो नहीं प्रूव करनी कि वो उस दिन एक्सरसाइज ट्रीटी राइट्स कर रही थी। आपने प्रूव करना है कि जब तक रिलेशनशिप थी ब्रेक डाउन होने से पहले वो एक्सरसाइज कर रही थी आपकी
स्पॉन्सर ट्रीटी राइट्स और उसके बाद आपने एक्सरसाइज किए हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि आप ये समझ रहे थे कि ये बताना है कि डिवोर्स के वक्त वो काम कर रही थी, यानी नो, ये बताना है कि जब आपकी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गई थी उस वक्त वो काम कर रही थी। और ब्रेक डाउन का ये मतलब नहीं होता कि डिवोर्स इशू हो गई हो। ब्रेक डाउन का ये मतलब होता है कि आप बस इकट्ठे रहना शुरू हो गया या इस दिन से आपको पता था बेशक इकट्ठे भी रह रहे हो कि जी अब हमारी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तारिक भाई। जी जी फरमाएं। जी तारिक भाई, मैंने आपसे पूछना है, मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी जगजीत भाई। मेरे पास जैसे है ना, मेरा कोई रिश्तेदार आया, उसके मल्टी वीजा है ना जी, तो वो एक्सटेंड आगे हो सकता है और नहीं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच जगजीत भाई। देखें, जो विज़िटर इस मुल्क में आता है वो एक बारी में सिर्फ 180 डे रह सकता है, उसके बाद उनको ये कंट्री छोड़नी पड़ती है। हाँ, जो एक उन्होंने एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर कोई ऐसी मेडिकल रीज़न हो जाए कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो फिर मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको 3 महीने का और दे देंगे। कुछ लोग अगर मेडिकल उनकी यहाँ ट्रीटमेंट चल रही है प्राइवेट बाय द वे, तो वो फिर एक्सटेंशन भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द होम ऑफिस की डिस्क्रेशन। लेकिन आजकल कोविड की वजह से अगर आपको पता हो कि उन्होंने, अगर अब तो थोड़ी ट्रैवलिंग खुल गई है, लेकिन अनटिल रिसेंटली उन्होंने अक्टूबर 31 तक आपको कंसेशन दी हुई थी कि आपको कंट्री छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू, अगेन मुफ्त में नहीं, सब्जेक्ट टू कि आपने अप्रूवल लिया हो होम ऑफिस से। तो अगर कोविड की वजह से कोई ट्रैवल नहीं कर सकता बिकॉज़ वो क्वारंटीन के अंदर हैं या उनको ख़तरा है अपने, दे फील के उनको क्वारंटीन करना चाहिए, उनके सिम्टम्स हुए हैं, तो वो फिर होम ऑफिस को ईमेल कर सकते हैं कि इस डेट तक हमें आप एक्सटेंशन दे दें हमारे विज़िट वीज़े की, बिकॉज़ हम इस वजह से हम ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर होम ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक स्पेशल ईमेल दी हुई है, वो जवाब देते हैं। तो ये प्रोसेस है टेम्प्रेरी तौर पे एक्सटेंशन लेने का। और अगर आप प्रॉपर एप्लीकेशन डालेंगे तो जिस तरह मैंने बोला वो मेनली मेडिकल रीज़न पे होती है। लेकिन अगर आप कोविड की वजह से एक्सटेंशन मांग रहे हैं तो आपको 1000 पाउंड की एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली होम ऑफिस को ईमेल करके वो बात रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने उनका ईमेल अकाउंट दिया हुआ है उसके लिए ईमेल डिटेल्स दी हुई हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक, मैं आमिर बात कर रहा हूँ लंदन से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। सर, आपसे दो बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, काइंडली अगर आप उनको थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। जी जी सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, फर्स्टली तो ये है कि जैसा ये अभी ब्रेक्जिट होने लगा है, नेक्स्ट ईयर यूके निकल जाएगा यूरोपियन यूनियन से, तो ह्यूमन राइट्स का कहते कि जो प्राइवेट लाइफ है उसके भी कोई लॉज हो रहे हैं, उन्होंने कोई प्रपोज किए हैं प्राइवेट लाइफ के ऊपर, तो काइंडली इस पे ज़रा बता दीजिएगा कि हो रहे हैं कोई या वही लॉ रहेंगे जो ऑलरेडी अभी चल रहे हैं आर्टिकल 8 पे। और सेकेंडली जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे 14 इयर्स प्लस हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं अभी ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन मैंने कुछ अर्सा पहले इस थी जो वो थी रिजेक्ट कर दी थी, तो आया मुझे अभी ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन दोबारा डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, और अगर तो कोई लॉ चेंज हो रहा है ह्यूमन राइट्स का तो ये जनवरी से पहले फाइल कर दूं या अभी वेट करूं? और आपके बच्चों की यहाँ कितने साल हो गए इधर बच्चों को? मेरा जो एल्डेस्ट वन है उसको साल होंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी में 4 साल का होगा। ओके, थैंक यू भाई, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी कॉल का। देखें, ये बात मैं बड़े लोगों से सुनता हूँ क्योंकि उनको बड़ा कंसर्न है कि जो ह्यूमन राइट का स्पेशली जो 7 ईयर का रूल है ये चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए, पहली बात है कि ये जुलाई 2012 में प्राइवेट लाइफ रूल्स आए थे इमिग्रेशन के अंदर, तो हम जब ब्रेक्सिट करेंगे वो जो उसका इम्पैक्ट होगा वो EU के ऊपर होगा। ये इमिग्रेशन जो प्राइवेट लाइफ है ये डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के थ्रू पास हुए थे, ये इतनी जल्दी अभी चेंज मैं उम्मीद करता हूँ ना हो, मतलब कुछ भी पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन इतनी जल्दी अगर 8 साल पहले एक लॉ बनाया उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो प्राइवेट रूल आया था बच्चों के 7 ईयर का
जुलाई 2012 में, जो दिसंबर 2012 में एक दफ़ा सिर्फ चेंज हुआ है, ये डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है। पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया है, इसका ईयू से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, इमिग्रेशन रूल का ये पार्ट है। तो कहने का मतलब कुरान करीब ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक आपने अभी जिक्र किया अपनी प्राइवेट लाइफ का, सर मैं आपसे वही अर्ज़ करूँगा कि अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ और उनसे मशवरा करें, आपके केस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फिर आपको बताएंगे कि आपकी कोई और एप्लीकेशन बनती है या आपको सब्र करना चाहिए जब तक आपके बच्चों के 7 ईयर इस मुल्क में पूरे नहीं होते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं। बिकॉज देखें, 2 बातें मैं लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ। एक, हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, एंड दूसरा, प्लीज़ तैयारी अपनी अच्छी करें एप्लीकेशन के लिए और अपीलों के लिए। बहुत सारी अपीलें मैं देखता हूँ फेल इसलिए होती हैं कि कॉम्पिटेंट तरीके से तैयारी नहीं उनकी की गई होती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे कान में बार बार आदिल पीछे बैठे हैं, कह रहे हैं कि तारिक भाई अब हमारे शो का इख्तिताम हुआ है, तो थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन टुडे। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को सोशल मीडिया के ऊपर देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफिज़।